हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अभिषेक गौतम है और मैं इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आता हूं। ठीक है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मोस्टली हम फिजिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी ना जो अपन की जो ये सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं लगभग 52 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अभी हम ग्रेविटेशन क्लास 9 एस चंद की जो बुक है, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर, ठीक है, उस बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, जिसमें कि हम ऑलरेडी 52 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो मेरी वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं। मैं एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूँ। 1 से लेकर 52 तक मैं हर एक क्वेश्चन करा चुका हूँ एस चंद की बुक से। ग्रेविटेशन की जो बुक, ग्रेविटेशन जो चैप्टर है एस चंद की बुक का, उससे। ठीक है, तो आज जो अपन वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं 53 क्वेश्चन से। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, इज द एक्सीलरेशन, देखो 53 क्वेश्चन क्या है आप लोगों की स्क्रीन पर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ जी अ कांस्टेंट डिस्कस। कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है क्या वो कांस्टेंट होता है, डिस्कस करो। आप लोग बोलोगे यस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बिल्कुल ठीक हो मेरे भाई। आप बोलोगे कि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपने भी पहले वीडियो में बता रखी है और हमारे टीचर ने बता रखी है। लेकिन मेरे भाई अब ध्यान से एक बात समझना, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है अर्थ के सरफेस पर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, जो जी की वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट होती है अर्थ के सरफेस पर। पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया था अगर हम अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए तो क्या जी कांस्टेंट रहेगा। जवाब होगा नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर क्या हम अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाए तो क्या अपन का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। दूसरा जवाब। अब बात आती है, न तो ऊपर जाने पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, न नीचे जाने पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं सरफेस पे। अब आप बोलोगे यार कम से कम सरफेस पे तो कांस्टेंट रखोगे, ये तो आपने ही बोला था। आपने क्या बोला था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है अर्थ पर जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे भाई बिल्कुल सही बोला था, लेकिन उस टाइम पे हमने इसको बहुत ज्यादा ब्रॉड व्यू में नहीं देखा था, यानी कि अपन ने पूरे सरफेस की बात नहीं थी। अर्थ के सरफेस में हम लोग मान के चल रहे थे कि अर्थ का एक पर्टिकुलर सरफेस है, वहीं पर हम सारी स्टडी कर रहे हैं। अर्थ का एक पर्टिकुलर सरफेस है, वहां पर सारी स्टडी कर रहा है और उस जगह पर हमने जी की वैल्यू क्वेश्चन मानी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, अगर आप अर्थ के सरफेस पे भी बहुत दूर चले जाते हो तो भी चेंज होगी। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर भी चेंज होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर भी चेंज होती है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके सरफेस पे भी चेंज होती है। लेकिन अगर आप सरफेस पे बहुत ज्यादा चेंज कर दो, जैसे इक्वेटर और पोल्स पे पहुंच जाओ, पोल्स पर हो तो इक्वेटर पहुंच जाओ, इक्वेटर पे तो पोल्स पे पहुंच जाओ, इस केस में जी की वैल्यू चेंज होगी। तो आपको अच्छे से ये बात क्लियर होगी कि जी की वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो आप लोगों ने पढ़ा था ना, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि अर्थ के सरफेस पर मान के चल रहे थे कि थोड़े से ही एक एरिया में हम बात कर रहे हैं, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ है। अगर हम पोल के अराउंड है तो हम मान के चल रहे हैं कि वहीं पर है, अगर हम इक्वेटर पे है तो मान के चल रहे हैं इक्वेटर पे ही है। लेकिन हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहे थे। हम लोग सरफेस पे भी अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहे थे। इक्वेटर पे तो पोल्स पे पहुंच गए, या पोल्स पर है तो इक्वेटर पे पहुंच गए। ठीक है मेरे भाई, तो ये वाली बात हो गई कि कॉन्सेप्ट समझना कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कांस्टेंट होता है या चेंज होता है। क्योंकि मुझे पता है कि यार आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता कि यार कभी तो पढ़ाते हो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, फिर खुद ही बोलते हो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है। तो मैंने इस क्लैरिटी को लाने के लिए आपको ये सारी चीजें समझाई। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कब हम कांस्टेंट लेते हैं और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब हमारी चेंज होती है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या था, इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ जी कांस्टेंट। तो इस बार जवाब होगा नो, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर है मेरे भाई। तो आंसर में देखिए क्या लिखा है, आंसर में मैंने यही लिखा है, नो, द वैल्यू ऑफ
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सारे प्लेसेस के सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होता, सिंस द रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम एट द पोल्स एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर। देखो जैसा कि आप लोग जानते हो जो हमारी अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, ठीक है, इलिप्टिकल शेप है। इलिप्टिकल शेप बोले तो कुछ इस तरीके की शेप है, ठीक है, तो परफेक्टली तो स्फीयर है नहीं ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक हो गया ये वाला डिस्टेंस इक्वेटर, ठीक है, और ये हो गया आपका पोल्स, इधर पोल्स हो गए, ठीक है। अब ये बोल रहा है रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम एट द पोल्स, जो अर्थ की रेडियस होती है मिनिमम होती है पोल पर। देखो ये वाला डिस्टेंस कम है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से, जो ये वाला डिस्टेंस मैंने सर्कल करके दिखाया ये क्या है, मिनिमम। तो मैक्सिमम एट द, सिंस द रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम एट द पोल एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पर रेडियस जो है अर्थ की वो क्या है, देखो मैक्सिमम। ये वाला डिस्टेंस जो मैंने सर्कल करके दिखाया है आप लोग देख लो, ये क्या है, मैक्सिमम। तो एक डिस्टेंस है कम और एक डिस्टेंस है ज्यादा, तो आप लोगों को याद होगा कि जो जी की वैल्यू थी वो किस पर डिपेंड करती थी मेरे भाई, 1/r², याद हो तो, कि डिस्टेंस पर डिपेंड करती थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा हूं, ठीक है। जी जो होता था वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, यानी कि आप डिस्टेंस जितना कम करोगे, आप डिस्टेंस जितना कम करोगे जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इन्होंने वही बोला कि मिनिमम होता है रेडियस पोल्स पर और मैक्सिमम होता है रेडियस इक्वेटर पर, तो जो जी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी पोल्स पर, क्योंकि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, यानी जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा जी की वैल्यू कम होगी, जितना आपका रेडियस या डिस्टेंस कम होगा जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, पोल पर डिस्टेंस ज्यादा है या इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा है, पोल पर डिस्टेंस कम है, इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो जिस पर डिस्टेंस कम है उस पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो कंक्लूजन निकला कि द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। इस बात को याद रखना, यहाँ पे मैं बता दूं, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर आपको रीजन देना होगा तो मेरे भाई रीजन क्या दोगे, क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होता है अर्थ का, रेडियस ज्यादा होता है अर्थ का, इसलिए इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी सरफेस पे। अब आगे बोला, एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जो अर्थ की रेडियस है उससे डिस्टेंस बढ़ेगा। तो वो बोल रहा है जब भी आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अभी अभी हमने क्या सीखा मेरे भाई, कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। फिर आगे बोला है द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। जो जी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है जब हम अर्थ के अंदर आने लगते हैं। क्लियर है मेरे भाई, तो जी कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा एक डाउट है, क्या आप अभी बोलोगे, आपको डाउट दे रहा हूँ, अगर आपके मन में अगर डाउट ये आया होगा तो समझ लो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आप फिजिक्स को एक्चुअल में फिजिक्स के तरीके से पढ़ रहे हो। अगर जो मैं ये डाउट बताने वाला हूँ ना वो आपके मन में ऑलरेडी होगा, तो देखो मेरा डाउट क्या है। एक बात बताओ, हमसे बोला जाता है कि भाई जी जो डिस्टेंस होता है उसके, चलो आर मान लेता हूँ, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमसे बोला जाता है डी मान लो या आर मान लो या कुछ भी मान लो, डिस्टेंस को बता रहा हूँ, ठीक है। यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। तो चलो मान लिया डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो इनमें से पूछा क्या जाता है, अगर डिस्टेंस कम होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। अगर ये जी वाली वैल्यू हमारी क्या हो, कम हो, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो कम हो रहा है ना, मान लो कि रेडियस ये थी अर्थ की, ठीक है। अब हम अर्थ के डेप्थ में आ गए, अगर हम अर्थ के डेप्थ में आ गए, तो जब अर्थ के डेप्थ में आ गए मेरे भाई तो डिस्टेंस तो कम हो गया, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां लगा है कि भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। कैसे, समझ के देखो ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हो भाई मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा बहुत अच्छी सी। देखो डाउट भी मैं ही देता हूँ आप लोगों को, मतलब क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊं और आपको डाउट भी मैं ही दूं, समझ रहे हो ना, कि अगर डिस्टेंस बढ़ने पर जी कम होता है तो डिस्टेंस कम होने पर तो जी बढ़ना चाहिए। लेकिन जब अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं डिस्टेंस कम हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों कम हो रही है।
अगर इसका जवाब जानते हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, नहीं जानते हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर मैं आपको इस डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये अपन का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 53। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, सॉरी 53 का भी बी पार्ट भी है, एक मिनट। हाँ, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपन को जी की वैल्यू निकालनी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट का सरफेस है, हमें नहीं पता क्या सैटेलाइट है, हैविंग अ मास 7.4 into 10 to the power 22 kg, यानी उस सैटेलाइट का मास दे दिया, ओके, और उस सैटेलाइट के में रेडियस दे दी गई 1.74 into 10 to the power 6 मीटर। जो जी की वैल्यू है वो है 6.7 to 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी आपका कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में। विच सैटेलाइट डू यू थिंक इट कुड बी, ये सैटेलाइट कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो अपन निकालते हैं कि इस सैटेलाइट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जो जी की वैल्यू है वो कितनी है। अब आप सब लोग जानते हो मेरे भाई कि जी का एक फॉर्मूला होता है, जो कि ये लिखा हुआ है कि जब भी आपको जी निकालना हो तो आप एक फॉर्मूला लगाते हो, जी एम बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। कभी कभी कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, आर स्क्वायर और डी स्क्वायर, यहाँ पे आर हो चाहे डी हो, दोनों ही क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, या कह लो और रेडियस, डिस्टेंस और, तो कंफ्यूजन वाली तो मेरे भाई बात ही नहीं है। ओके, अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए तीन चीजों में फॉर्मूला पुट करना है। हमें चाहिए मास ऑफ द सैटेलाइट, यानी आप जिस भी प्लेनेट पर या जिस भी सैटेलाइट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करना चाहते हो, वहां पर आपको सबसे पहले क्या चाहिए मेरे भाई, वहां पे चाहिए उसका मास, तो ये तो गिवन है 7.4 into 10 to the 22 kg। ओके, फिर चाहिए आपको रेडियस, वो भी गिवन है कि भाई उस सैटेलाइट की जो रेडियस है वो है 1.74 into 10 to the power 6 मीटर। ओके, जी की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, एम पता है, आर पता है, और रही बात कैपिटल जी की, ये तो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में क्या रहती है, कांस्टेंट, जो कि क्या होती है 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, जब हम इन सबको वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जी की जगह पे जी की वैल्यू पुट कर दी, यानी 6.67 टू 10 टू द -11। ठीक है, एम की जगह पर एम की वैल्यू पुट कर दी 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी। आर स्क्वायर, यानी जो रेडियस गिवन है उसका स्क्वायर, तो रेडियस गिवन था 1.7 टू 10 टू द पावर -7 -6 सॉरी, उसका स्क्वायर। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अपन को जो जी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.637 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया उस सैटेलाइट पर, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया उस सैटेलाइट पर, वो कितना आया 1.637 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि हमारी अर्थ पर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे ही उस वाले सैटेलाइट पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होगा 1.637 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का भाई कोई डाउट रह जाए ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, आपको केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम टू इलस्ट्रेट दीज लॉज, इनके डायग्राम बनाने हैं। ठीक है भाई, तो केपलर के तीन लॉ है, केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो डिस्कस कर लेते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। द प्लेनेट मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. This law means that the orbit of a planet around the sun is an ellipse and not an exact circle. An elliptical path has two foci and the sun is at one of the foci of the elliptical path. देखो मेरे भाई, केपलर फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, देखो पहले बड़ा कंफ्यूजन था कि जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर है या नहीं है, या बिल्कुल सर्कुलर शेप में है, स्फेरिकल शेप में, कैसी है। तो केपलर के फर्स्ट लॉ से क्लियर हुआ पहली बात तो कि भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोले तो कुछ इस तरीके से है, यानी कि परफेक्टली स्फीयर तो नहीं है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इसने यहाँ पे बोला है कि यहाँ इसके दो फोकस होते हैं, फोकस, एक F1 और एक मान लिया ये वाला F2। ठीक है, तो कह रहा है कि द प्लेनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो प्लेनेट होते हैं वो मूव इधर करते हैं, मान लो प्लेनेट 1 प्लेनेट 2, ठीक है, इधर मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, समझ रहे हो ना, इस तरीके से इधर। ओके, तो उसके बाद वो बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि भाई ठीक है विद, हाँ,
विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो सन या तो इस वाली फोकाई पे होगा, जो सन होगा वो या तो इस वाली फोकाई पे या सन इस वाले किसी एक पे होगा, दोनों जगह तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है सन। ठीक है, तो दो चीजें सीखी अभी तक कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मूव करते हैं और सन जो है हमारा वो या तो F1 पर है या F2 पर है। ठीक है, दिस लॉ मीन्स दैट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स। इससे लॉ से क्लियर होता है कि जो प्लेनेट सन के अराउंड मूव करते हैं ऑर्बिट पर वो इलिप्स है, सर्कल नहीं है, यानी कोई सर्कुलर शेप नहीं है इस तरीके से। नॉट एग्जैक्टली अ सर्कल, एन इलिप्टिकल पाथ हैज टू फोकाई एंड द सन इज वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। और जो सन है वो कोई भी दो में से एक फोकाई पर है, या तो F1 पर मान लो या F2 पर मान लो। तो ये था आपका केपलर का फर्स्ट लॉ, जिसने बताया कि जो प्लेनेट्स मूव करते हैं या जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वो किसी भी परफेक्ट स्फीयर या सर्कुलर शेप में नहीं करती, वो कैसे करती है, इलिप्टिकल पाथ पे करती है। और इलिप्टिकल पाथ भी कैसे करती है, सन एग्जैक्ट बीच में नहीं है, सन कहां पर है, वन ऑफ द टू फोका, या तो F1 पर है या F2 पर है। ठीक है, तो ये था आपका केपलर का फर्स्ट लॉ। अब बात कर लेते हैं केपलर के सेकेंड लॉ की, कि केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है। Kepler's second law states that each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं कि जो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, देखो मैं फिर से इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट यहाँ पे बना देता हूँ, चलो यही बना लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे मैंने मान लिया सन है, सपोज करो यहाँ पे सन है। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो कह रहा है कि कोई भी जब सन मूव करेगा, सॉरी सन बोल रहा हूँ, मूव करेगा, कोई प्लेनेट जब रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड, तो जो लाइन ज्वाइन करेगी प्लेनेट को, जैसे कि मान लो ये अभी इस जगह पर है, ठीक है, प्लेनेट कहाँ है, इस जगह पर, अब मान लो चल के आ गया इस जगह पर, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कुछ एरिया आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक आने मान लो टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी टाइम, तो जो ये एरिया कवर करेगा जो इन लाइनों के बीच में, वो इक्वल एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दिस मीन दैट अ प्लेनेट डज नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन। इससे ये क्लियर हुआ कि जो सन के अराउंड प्लेनेट मूव करते हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते, यानी डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। क्या अपना सेकंड लॉ को फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया हो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुकना, पहले से रफ कर लो, हाँ फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर से समझना। देखो ध्यान से समझना कि ये अपन का इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है। ठीक है, ये अपन का इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये रही अपन की इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। मैंने मान लिया सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, ओके। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना केपलर का। मान लिया कि पहले प्लेनेट था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ ये डिस्टेंस था, ये लाइन से मैंने बना दिया। अब मान लो ये प्लेनेट मूव करके आ गया इधर, आ गया इधर, तो अब इसका डिस्टेंस हो गया ये, इसने कितना एरिया कवर किया, देखो ध्यान से, ये एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया, और यहां से यहां तक आने में मान लो इसे कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो कह रहा है कि इस टाइम में इसने जितना एरिया कवर किया, सॉरी एक मिनट, इस टाइम में इसने जितना एरिया कवर किया वो इक्वल होगा किसी भी जगह पर कवर किए हुए एरिया के। जैसे सपोज करो ये तो एरिया हो गया A1, क्या हो गया, एरिया A1। अब मान लो कि हमारा प्लेनेट था यहाँ पर और अब पहुंच गया यहाँ पर, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये रहा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये एरिया ये रहा, तो यहाँ पे भी सिर्फ टी टाइम लगा। तो बात आती है कि ये एरिया तो ज्यादा हो जाएगा, ये एरिया कम हो जाएगा, नहीं होगा, इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम में। अगर यहाँ पर इस जगह से इस जगह आने में, अगर इस वाली जगह से इस जगह आने में इसने टी टाइम लिया है, तो उतना ही एरिया कवर करेगा जितना कि इसने इस जगह पर A1 एरिया कवर किया था। यानी A1 एरिया कवर करने में कितना टाइम चलाता है, टी टाइम। तो इधर भी अगर टी टाइम चला है तो एरिया भी इक्वल ही स्वाइप करेगा जितना कि पहले किया था। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो डिस्टेंस बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, तो क्या करेगा, स्पीड बढ़ाओ ना। अब स्पीड बढ़ा के क्या होगा, ये यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा मान लो, तो क्या हो जाएगा, एरिया ये वाला A2 और A1 इक्वल हो जाएगा।
यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई प्लेनेट सन के पास में होता है तो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, अपनी स्पीड क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके उतने ही टाइम में, ताकि जितना एरिया पहले कवर किया था उस टाइम में उतना ही एरिया अब भी कवर हो उसी टाइम में। तो क्या होगा, जब प्लेनेट सन से दूर होंगे तो स्पीड कम होगी उनकी, और जब प्लेनेट सन के पास होंगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे स्पीड ज्यादा होगी तो, और जब दूर होंगे कम स्पीड होगी तो कम एरिया कवर करेंगे। क्लियर है? तो यहां से बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकला था कि जो अपन के प्लेनेट होते हैं वो सेम स्पीड से रिवॉल्व नहीं करते। आई थिंक आपको केपलर साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर फिर भी ना समझ आया ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो यहाँ क्या बोला, द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन द प्लेनेट इज नियर द सन। तो वही मैंने बोला कि प्लेनेट की जो स्पीड होती है वो ग्रेटर होती है जब वो सन के पास होते हैं। देखो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा नहीं करेंगे तो एरिया इक्वल कैसे रख पाएंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा चलने पर एरिया A1 आ रहा था, लेकिन अगर आप एरिया सेम रखना चाहते हो तो जैसे ही आपके पास कम जगह है स्पीड बढ़ा दो ताकि आपका एरिया बढ़ जाए, और जब आप दूर हो सन से तो थोड़ी स्पीड कम कर दो ताकि आपका जो एरिया निकल के आए वो उस वाले एरिया की इक्वल है जो कि आपने उतने ही टाइम में कहीं और चला होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो इन्होंने वही बोला है कि स्पीड ग्रेटर होती है प्लेनेट सन के पास होता है, और प्लेनेट जब दूर होता है तो उसकी स्पीड कम होती है। तो ये था आपका केपलर सेकंड लॉ। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ना क्लियर हुआ हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट है केपलर थर्ड लॉ। तो केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है? केपलर थर्ड लॉ कहता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक टू मूव अराउंड द सन। सिंपल है। जैसे कि देखो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टी टाइम लिया था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लिया था, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था आर। तो कह रहा है कि जो क्यूब होता है मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट का सन से जो डिस्टेंस होता है वो मैंने मान लिया आर। मीन डिस्टेंस, जो मीन डिस्टेंस होता है किसका, प्लेनेट का सन से, उसका जो क्यूब होता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक टू मूव अराउंड द सन, जो भी उसने टाइम लिया है उसके स्क्वायर, यानी आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये है आपका केपलर थर्ड लॉ। क्लियर है? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है हमारा, द मास ऑफ अ प्लेनेट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। जो प्लेनेट है उसका मास अपन को दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, और जो डायमीटर है उस प्लेनेट की वो दे दी है 12.8 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। ओके, if the value of gravitational constant is 6.7 to 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वैल्यू दी रखी है, वैसे कांस्टेंट ही होता है। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या वैल्यू होगी? सेम क्वेश्चन आप इससे पहले भी कर चुके हो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी जी होता है वो किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई, जी एम बाई आर स्क्वायर। यानी अगर मास चेंज हो गया या रेडियस चेंज हो गई, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट का डिफरेंट डिफरेंट मास है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट पर डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है, तो भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाते ही अपन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा। तो जो वैल्यू दे रखी है वो लगा दो। देखो जी कांस्टेंट है तो लगा दिया 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। फिर दोबारा क्या आता है मास, तो मास कितना गिवन था 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। फिर आता है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना गिवन था 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका स्क्वायर। तो जब इन सबको कैलकुलेट करोगे तो जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस प्लेनेट पे होता है भाई, हमारे अर्थ पे ही होता है। तो प्लेनेट कौन है, अपन का अर्थ है, ठीक है। आपको इस अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होती हो ना तो मुझे कमेंट से कमेंट कर देना, ताकि मैं कैलकुलेशन भी कर दिया करूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे कैलकुलेट हो रहा है। देखो 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24, नीचे उसका स्क्वायर है यानी दो बार लिख लो, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, फिर एक और बार लिख लो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो देखो पहले क्या होता है, जो 10 टू द पावर होती है वो पहले सॉल्व की आती है। देखो 6.7 और 6 इनको अलग लिख लो, तो 6.7 इंटू 6। अब देखो 10 टू द पावर माइनस 11 और 10 टू द पावर 24 पहले ये सॉल्व होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट्स लगते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि अगर आपका बेस से, मैं बेस बोलते हैं 10 लिखा हुआ है, 10 को बेस बोलते हैं, और इनके ऊपर जो लिखा होता है ना नंबर उसे बोलते हैं पावर। तो 10 टू द पावर माइनस 11 है, 10 टू द पावर 24 है।
जब भी आपका बेस क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, मान लो a की पावर m इंटू a की पावर n, ये फॉर्मूला होता है कि आपका बेस a है, यहाँ पे भी बेस a है, पावर अलग अलग है, तो जब भी ये मल्टीप्लाई हो तो आपका जो बेस होता है उसकी पावर ऐड हो जाती है, यानी a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर देखो 10 टू दी पावर -11 है, 10 टू दी पावर 24 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -11 प्लस 24। तो इस तरीके से ये 10 सॉल्व हो गया। नीचे भी सेम होता है, 6.4 इंटू 6.4 रखो इंटू 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6, 10 टू दी पावर 12। ठीक है, तो 10 ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर रह गया हमारा 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 में से 11 माइनस कर दो तो 10 टू दी पावर -13 बचा। ठीक है, नीचे क्या बचा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब जब भी आपका पावर अलग अलग हो, बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो, तो पावर डिफरेंस कर देते हैं, पावर क्या कर देते हैं मेरे भाई, डिफरेंस कर देते हैं, यानी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखना, 6.7 इंटू 6 इंटू, अब देखो 10 टू दी पावर 10 को ऊपर ले जाओ 10 टू दी पावर 13 के पास, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो जब भी आपका क्या हो, बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो 10 टू दी पावर -13 ये लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी प्लस का 13 आएगा, माई मिस्टेक, क्योंकि प्लस 11 -11 प्लस 24 था, तो 24 -11 प्लस का 13 आएगा। ठीक है, तो 10 टू दी पावर 13 और नीचे क्या है 10 टू दी पावर 12, तो 13 -12 हो जाएगा। नीचे क्या बचा आपका 6.4 इंटू 6.4, तब तो सॉल्व कर सकते हो, 13 -12 1 बचा, यानी अब ये आ गया 6.7 इंटू 60, क्योंकि 6 इंटू 10, 10 टू दी पावर 13 -12, तो 13 -12 क्या हो जाएगा मेरे भाई 1, तो 10 टू दी पावर 1 क्या होता है 10, तो 10 इंटू 6 मैंने सीधा 60 कर दिया। नीचे बचा आपका 6.4 इंटू 6.4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी 6.7 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 9.8। क्लियर है मेरे भाई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसके बाद जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे अपन के एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 56 से, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।